दोस्तों नमस्कार। हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार की नीतियों के जरिए देश की खेती और देश की समूची अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनी और देसी इजारेदारों के हवाले होती चली गई है। जनता के विभिन्न हिस्से किस तरीके से तबाह बर्बाद हुए हैं। हमारे देश का एक युगों से शोषित पीड़ित हिस्सा खेत मजदूरों का और आदिवासियों का है, जिसकी आज भी दुर्दशा देखी जा सकती है और इन नीतियों के चलते उसकी दुर्दशा और ज़्यादा बढ़ गई है। हम हर चौराहे पर, शहर के पर देख सकते हैं, कस्बों में देख सकते हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए रोजाना अपने गंदे से कपड़े में रूखी सूखी रोटी बांध कर लाता है। 10-11 बजे तक खड़ा होता है, कोई आज के लिए उसे खरीद ले, काम दे दे। अगर काम नहीं मिलता है तो रोटियों को वापस लेके अपने घर चला जाता है। आज जो ये काम करता था, काम के लिए इकट्ठा होता था, लॉकडाउन के चलते उसकी ये हालत भी, ये स्थिति भी अब उसकी नहीं रही है। अब उसके ये ठिकाने भी खत्म हो गए हैं, चूंकि काम कहीं रहा नहीं है और सारा खेत मजदूर और आदिवासी लगभग भिखमंगे की स्थिति में फेंक दिया गया है। साथियों, इस तरीके से हमारे शिक्षा, हमारे पढ़ाई लिखाई का जो हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक, सबसे आवश्यक चीज है, उसे किस तरीके से खत्म कर दिया गया है और शिक्षा को विदेशी और देसी कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने की फैक्ट्रियों में बदल दिया गया है, स्कूल और कॉलेजों को। और उसमें महंगी फीस, सस्ते में मास्टर टीचर्स रखे जाते हैं और उनको कोई भविष्य उनका नहीं रह गया है। नए तरीके से हम बता चुके हैं आपको किस तरीके से अनपढ़ पीढ़ियां पैदा हो रही हैं। उसी तरीके से देश की स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा विभत्स सीन कोरोना के समय देखने को मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर का जितना सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। संविदा पर डॉक्टर भर्ती किए जा रहे हैं, खर्च, स्वास्थ्य का बजट काट दिया गया है और इस तरीके से समूचे सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। साथियों, यही नहीं है, आज हमारे सामने एक सवाल और खड़ा हुआ है। ये पहली बार है कि भीड़ इकट्ठा होकर अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमले कर रही है, उनकी हत्या कर रही है, जिसे लिंचिंग बोलते हैं, लिंचिंग कर रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इधर इन नीतियों की तबाही और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये जहर फैलाने की कोशिश हमारे मुल्क को कहां ले जाएगी। भाईचारे को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो भविष्य हमारे देश का क्या होगा, हर समझदार आदमी इस बात को जानता है। हम जानते हैं कि जब ये हालात पैदा हो रहे हैं, इन हालात से साधारण कानूनों, साधारण जो हमारा संविधान के तहत आम आदमी की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी है, उसके अधिकारों की गारंटी है, अब उन पर कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है। एक एक करके जितनी भी हमारी जनतांत्रिक संस्थाएं, उनको मोदी सरकार ने अपना पालतू बना लिया है। वो सीबीआई हो, प्रवर्तन विभाग हो, वो रिजर्व बैंक हो, वो चुनाव आयोग हो, यहां तक कि कोई भी हमारी संस्था है, उसको जनतांत्रिक तरीके से काम न करके अपने पक्ष में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और यहां तक कि हमारे जो न्यायपालिका है, हमारे मोदी सरकार और हमारे खुद प्रधानमंत्री मोदी इस कोशिश में है कि न्यायपालिका भी उनके कहने से जैसे वो हाँकें, इस तरीके से वो अपना काम करे, ये उम्मीद पाले हुए। तो कुल मिलाकर हमारे जनतंत्र के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे हालात में आज हम देख सकते हैं कि ये ऐसी स्थिति होती है कि यहां पहुंचने के बाद किसी मुल्क को, उसकी जनता को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इतिहास में हम, पूरी दुनिया भर में हम देख चुके हैं। अफसोस की बात यह है, जो हमारे दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो इन नीतियों के खिलाफ और जो ये हालात पैदा हो गए
इन हालात के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। खाली आवाज उठाने का सवाल नहीं है, जब वो अपने कहीं सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं, तो दुर्भाग्य से इन्हीं नीतियों को लागू करने की कोशिश करते हैं जो मोदी सरकार लागू कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सत्ताधारी वर्ग जो हमारे देश के हैं, हिंदुस्तान के पूंजीपति और भूस्वामियों का जो गठजोड़ हम देख चुके हैं सत्ता में शामिल हुआ था, वो आज इन नीतियों से सहमति जाहिर कर चुका है। अतः इनके खिलाफ किसी भी जो राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा चलाए जाने वाले राजनीतिक दल, उनमें किसी में हिम्मत नहीं रह गई है कि इन नीतियों की इनका विरोध कर सके, इनकी खिलाफत कर सके और देश को बचाने का नारा दे सके। साथियों, यही नहीं है, हम देख सकते हैं कि खेती के अंदर जहां सबसे ज्यादा विनाश की नीतियां आ रही हैं और उसका पूरी तरीके से उनको कॉरपोरेट के हवाले करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे तथाकथित किसान संगठनों के नेताओं का क्या हाल है? अगर इसके 2-3 उदाहरण देखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हमारे किसान नेता किसके लिए काम कर रहे हैं। सारे किसान नेताओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सों को आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा किसान संगठनों का बहुत बहादुरी से लड़ रहा है और खुद मोदी सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर भी कर रहा है। लेकिन एक हिस्सा जिसको यहाँ का मीडिया मुख्य धारा का किसान संगठन बनाकर पेश करता है, उनकी तस्वीर को देखेंगे तो हमारे सामने, उनके उदाहरण कुछ देखेंगे तो हमारे सामने एक तस्वीर साफ हो जाती है। जब दंगल समझौता हो गया, उसको लागू करने का सवाल था, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी कंपनियों के द्वारा तमाम गरीब देशों के इन किसान संगठनों के नेताओं को अपने हिसाब से उनके साथ डीलिंग करने की सिलसिला शुरू किया। हमारे देश के अंदर भी, हमारे यहां से भी करीब 400 किसान संगठन बताए गए। इतने किसान संगठनों के लोगों को उस समय 1999 में यूरोप और दूसरे देशों का दौरा कराया गया और ये बताया गया कि ये जो WTO है उसके खिलाफ, उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, वहां जो मीडिया था उस समय हमारा, वो इस प्रदर्शन की बात कर रहा था कि प्रदर्शन विरोध करने के लिए जा रहे हैं इसका, लेकिन ये सारी बात छिपा ली गई, हकीकत छिपा ली गई। इन कंपनियों का रोल, कंपनियों के पैसे से ये किसान नेता इंग्लैंड और दूसरे देशों में घूम रहे थे, उसको छिपा लिया गया। और बहुत ये अखबार हमारे यहाँ के जो छाप रहे थे, वो ये छाप रहे थे कि अब इंग्लैंड में गुड़गुड़ाएगा टिकैत का हुक्का। भोले भाले किसान संगठन के नेताओं को किस तरीके से कंपनियों ने गुमराह किया। और यही नहीं हुआ, जिनेवा में पहुंचकर ये किसानों का डेलीगेशन जो गया, उसमें जो एक बड़े संगठन का नेता जो वहां बोला, वो चौंकाने वाली बात है। उसने अपने भाषण में कहा कि हम यहां अपने देश के या किसी दुनिया के किसी भी संभ्रांत नागरिकों के खिलाफ उनको किसी परेशानी में डालने के लिए हम यहां नहीं आए। हम यहां किसी आंदोलन या विप्लव की चेतावनी देने के लिए भी नहीं आए। हम तो यहां इसलिए आए कि WTO के तहत खेत मजदूरों को शामिल ना किया जाए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो भारत में खूनी क्रांति की संभावनाएं खड़ी हो जाएंगी। ये क्या मतलब है? एक तरफ इन कंपनियों का समर्थन जो खेती में आने को तैयार हैं, खेती में घुसपैठ के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ
देहात की आधी आबादी खेत मजदूरों के खिलाफ जहर उगलना, ये देखा जा सकता है किस तरीके के लोगों का जमघट करके ये कंपनियां दुनिया के पैमाने पर हमारे किसान नेताओं को घुमा रहे थे। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, जब 3 जून 2020 को जब मोदी सरकार ने ये 3 अध्यादेश जारी किए जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, जिसके तहत खेती के अंदर विदेशी कंपनियों की घुसपैठ का रास्ता, ठेका खेती का रास्ता खुल गया है, जिसके तहत कृषि जिंसों में देशी विदेशी कंपनियों की घुसपैठ फिर से शुरू हो गई है, जिसके तहत मुनाफाखोरों से उपभोक्ताओं को, देश के उपभोक्ताओं को बचाने के लिए जो सुरक्षा कवच था 1955 का कानून, वो खत्म कर दिया है। इन हालात में हमारे एक बड़े किसान संगठन के नेता अगले दिन 4-5 तारीखों को जून में पूरे देश के, पूरे अपना जहां उनका प्रभाव है उसमें सड़कों पर नाचते रहे समर्थन में। अब किसान, उसकी बहुत आज़ादी हासिल हो गई, अब किसान को कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकेगा, उसको अच्छे दाम मिलेंगे। इस तरीके से तारीफ करके इन तीनों अध्यादेशों का समर्थन किया। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। साथियों, अब सवाल हमारे सामने पैदा होता है कि जब ये हालात हैं, इन हालात के अंदर आखिर ये किसान, मजदूर और तमाम हिस्से जो तबाह हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहा है किसान, लेकिन वो आवाज नहीं उठाता और समर्थन की बात करता है मोदी और उसकी सरकार की। उसी तरीके से अभी मजदूरों को देखा, बहुत बड़ी तादाद में मजदूर के काम छूटे, सड़कों पर पैदल चले, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं लग रहा है कि इसका जिम्मेदार ये सरकार और नरेंद्र मोदी हैं। उसी तरीके से जिन बेरोजगार नौजवानों को काम नहीं है, जिंदगी नरक बनी हुई है, वो भी ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, और बड़ी तादाद में समर्थन में नारे लगाने खड़े हो जाते हैं। वही हालत हमारे तमाम छोटे छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों की है। उनकी जिंदगी पर आरा चल रहा है, गर्दन पर आरा चल रहा है, लेकिन वो तो उनके साथ अपना खून का रिश्ता समझते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ और भाजपा के साथ वो समझते हैं इनका खून का रिश्ता है। आखिर ऐसे हालात क्यों हैं? ऐसे हालात इसलिए हैं, सबसे बड़ा कारण इसका जो है वो हमें समझना पड़ेगा, वो है हिंदुस्तान का मीडिया। ये टेलीविजन जो सूचना का साधन है, अखबार जो सूचना का साधन है, सोशल मीडिया जो नया सूचना का साधन विकसित हुआ है, इन पर जो कब्जा है वो उन हिस्सों का है जो हमारे देश को, हमारी खेती को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टेलीविजन पर 24 घंटे खबरें आती हैं, बहुत से चैनल हैं, लेकिन एक खबर नहीं आती उनमें देश से संबंधित, खेती से संबंधित, मजदूरों से संबंधित, जिंदगी से संबंधित कोई खबर नहीं आती, और चीजें उन पर दिन भर चलती रहती हैं। जो मुख्य खबरें होती हैं उनको छिपाया जाता है, गुणगान किए जाते हैं सिर्फ मसीहाओं के, ये मसीहा है, ये देश को, इसका उद्धार कर देगा देश का, इस तरीके से चीजों को पेश किया जाता है। और अकेले अंबानी के 68 चैनल देश के अंदर चल रहे हैं और 100 चैनलों में उनके शेयर हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं कि जब राफेल का मामला आएगा तो ये 168 चैनल किसके पक्ष में बोल रहे होंगे, और इन 168 चैनलों को देखने वाली पढ़ी लिखी और अनपढ़ जनता क्या जान रही होगी, क्या सीख रही होगी। सूचना उन्हें कोई दूसरी जगह से मिलती नहीं। यही एक रास्ता सूचना का है। दूसरा रास्ता है अखबारों का। जो चैनल दिन भर बोलते हैं, अगले दिन सुबह को वो अखबारों में छपता है ज्यों का त्यों, और वो सारी चीजें वही पहुंचती हैं। सारी महत्वपूर्ण चीजों को छिपाया जाता है, सूचनाओं को छिपाया जाता है। आम आदमी के सामने इस तरीके से चीजें परोसी जाती हैं जो वो हिस्सा चाहता है। खेती को लूटने वाला, हमारी अर्थव्यवस्था को लूटने वाला, जनता को लूटने वाला, उसके पक्ष की चीजें टेलीविजन और अखबारों में हमें सुनाई देती हैं। वही हालत सोशल मीडिया की है। पैसा के दम पर बहुत बड़े उसके खरीदे हुए लोग सोशल मीडिया पर लगा रखे हैं। वो रात दिन जहर उगलते हैं, दूसरी चीजें उगलते हैं। इस तरीके से समूचे सूचना तंत्र पर, जानकारी के तमाम क्षेत्र पर उन्हीं का कब्जा है जो देश को लूटना चाहते हैं, यहाँ के आम आदमी को लूटना चाहते हैं। और आज ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसने बहुत बड़ी ताकत ग्रहण कर ली है। ये ऐसी बड़ी ताकत है कि ये 4 दिन के अंदर गधा को आदमी और आदमी को गधा बनाकर पेश कर सकता है जनता के सामने। इसने इतनी ताकत ग्रहण कर ली है कि अगर ये मीडिया एक साथ मिलकर ये चिल्लाने लगे कि आत्महत्या करना बहुत अच्छी बात है, आत्महत्या करना बहुत अच्छी बात है, तो निश्चित तौर पर लोग ऐसा करने शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई तांत्रिक होता है और हमारे घरों में घुसपैठ कर लेता है और माँ बाप के दोनों के दिमाग का अपहरण कर लेता है और खुद अपने ही माँ बाप से अपने बच्चे का कत्ल करा देता है, बलि जिसको बोलते हैं। आज साथियों, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की तमाम जनता की बलि जैसी स्थिति बना रखी है। इसमें पढ़े लिखे और बिना पढ़े सब बराबर कर दिए हैं। उनका दोष नहीं है, उनको सिर के बल चलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जानकारी के स्रोत इनके कब्जे में। जो ये कहते हैं कि ये मसीहा है, ये मसीहा मानने लगते हैं। जो कहते हैं कि इस तरीके से ये देश सेवा है, उसको देश सेवा मानने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये खतरा अल्पसंख्यकों से है, तो वो मानने लगते हैं कि ये खतरा अल्पसंख्यकों से है। इस तरीके से एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है। आज हमारी ये जरूरत आ पड़ी है कि जो अभी तक ये मुख्य धारा का मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया बोला जाने लगा है, और हम तो इसको खाली गोदी मीडिया नहीं, देशद्रोही मीडिया बोलेंगे, क्योंकि आज हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं उन सब की उपेक्षा कर कर हिंदुस्तान की जनता को उन्हीं के पक्ष में ये कोशिश कर रहा है। यहाँ के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के जनतंत्र को खत्म हो रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। यहाँ की खेती जा रही है, बिक रही है, खेत जा रहे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों के कब्जे में जा रही है, उस पर चुप्पी साधे हुए है। इसलिए ये देशद्रोही मीडिया है, इसको देखना सुनना बंद करें, दूसरा रास्ता अपनाएं। सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में इन चीजों को जानें, ऐसी खबरों के बारे में जानें और इस पर थोड़ा कम विश्वास करें। सूचना तक की जानकारी सिर्फ रखें, बाकी इसको समझना पड़ेगा। अगर ये मीडिया अगर ये कारगर तरीके से चलता रहा और जनता में इसका भंडाफोड़ नहीं हुआ, तो ये जो चाहेंगे वो मुल्क में आग लगा देंगे, जैसा चाहेंगे ऐसा कर देंगे साथियों। इसलिए पहला कारण ये है कि ये सारा घटनाक्रम, सारी नीतियां लागू की जा रही हैं। लंबे अरसे से देश को बेचा जा रहा है,
लेकिन जो देश को बेच रहे हैं उन्हीं को हिंदुस्तान की जनता मसीहा समझ रही है। इसको हमें समझना पड़ेगा, इससे हमें मुक्ति पानी पड़ेगी। इसका सबसे कारगर तरीका है, हम गांवों में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, अगर 20-20, 50-50, 100-100 लोगों के बीच में सीधे आमने सामने जाकर इन बातों को उनके सामने रखेंगे। सोशल मीडिया पर ये जो जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो जारी हो रहे हैं, इस तरीके से दूसरे लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा किसान जनता के बीच में पहुंचाएंगे, तभी ये जो देशद्रोही मीडिया है तभी उसका मुकाबला हो सकता है। और किसान जनता और आम मेहनतकश जनता, मजदूर और किसान और कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, ये तभी इन चीजों को समझ सकते हैं। साथियों, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है, हमारे सामने इस मीडिया के जरिए जिसका बहुत बड़ा रोल है, इसने कोशिश की है। दूसरा, जो इस समय देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इन्होंने इस मीडिया के बल पर देश की गद्दी पर पूर्ण बहुमत के साथ कब्जा कर लिया है और आज हमारे जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं दूसरा खतरा, जो जनता को समझने नहीं देता है, चीजों को जानने नहीं देता है, वो है सांप्रदायिक ताकतों का बढ़ना। दोस्तों, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं किसी एक धर्म से संबंधित नहीं होती। ये हर धर्म में, धर्म का इनका कोई संबंध भी नहीं होता। ये धर्म के नाम पर खड़ी की जाती हैं। हमारे देश के अंदर भी की गई, हमने बता दिया किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों में, दोनों में अंग्रेजों के द्वारा हिंदू सांप्रदायिक ताकतों को, मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों को खड़ा किया गया और उनके आधार पर अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई, दोनों उसके खिलाफ थे। और फिर किस तरीके से जब हिंदू मुसलमान सब मिलकर देश को आजाद करा लिया भारी कुर्बानी देकर, तो इन्हीं दोनों संगठनों ने किस तरीके से मिलकर देश की आई हुई आजादी को खून में डुबो दिया था और एक देश के दो टुकड़े करा दिए थे। दुर्भाग्य से आज एक हिस्सा ऐसा देश की गद्दी पर आ चुका है। आप जानते हैं कि अब किस तरीके से ये ताकतें धर्म की बुनियादी बातों को किनारे करके, यानी धर्म का कहना है वसुदैव, हमारे हिंदू धर्म में वसुदैव कुटुंबकम का नारा दिया गया, वसुदैव कुटुंबकम का नारा दिया गया। ये इतनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया को जो संदेश दे सकती है कि सारी दुनिया अपना कुनबा है, अपना परिवार है। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये धर्म पर चल रहे हैं। इसलिए धर्म और सांप्रदायिकता का कोई, सांप्रदायिकता और धर्म, इनका धर्म के साथ कोई तालमेल नहीं होता। धर्म की बुनियादी बातों को एक तरफ रख के ये देश को तोड़ने के लिए, टुकड़े कराने के लिए हम देख चुके हैं। हम वीडियोज में जो आप देखेंगे 1857 के युद्ध से लेकर तब ये पैदा हुआ, अयोध्या मंदिर का सवाल अंग्रेजों के द्वारा पैदा किया गया। उसके बाद 1947 में किस तरीके से देश को तोड़ने की ताकतें देश को तोड़ने के लिए खड़ी की गई। उसी तरीके से जब फिर से विदेशी पूंजी का देश में घुसपैठ शुरू हुई डंकल समझौते के साथ, किस तरीके से फिर से इनको सक्रिय किया गया और किस तरीके से कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई एक पार्टी को एक पार्टी बनाकर खड़ा कर लिया गया और आज पूर्ण बहुमत के साथ उस देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं। और आज जब फिर से देश में भाईचारे की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक उसी समय फिर से नफरत फैला दी गई है। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए, इस मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, और ऐसी नफरत फैला दी गई है कि जो आज अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो और भी खतरनाक स्थिति की तरफ जा रहा है। साथियों, हमें ध्यान रखना होगा जिस भी देश के अंदर, क्योंकि जो हमारे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक और तमाम जो हिस्से हैं, इनसे मिलकर देश बनता है। अगर एक हिस्से को ये विश्वास हो जाएगा कि अब ये देश हमारा नहीं है, अभी तो वो विश्वास किए हुए, वो हमारे कानून में विश्वास है, इस देश के कानून में विश्वास है, इस देश के अदालत में विश्वास है, इस देश की पुलिस और फौज में विश्वास है, इस देश के समूचे तंत्र में विश्वास है। जिस दिन उस अल्पसंख्यक हिस्से का इससे विश्वास डिगेगा, जब उनकी भीड़ घेर घेर कर मारेगी, जब उनको दिल्ली जैसे और गुजरात जैसे कांड उनके साथ होंगे,
इलाके के इलाकों को घेर कर गृह मंत्री खड़ा हो जाएगा और इस तरीके से काम कराएगा, तब ये विश्वास डिगता है। और अगर इतनी बड़ी तादाद का विश्वास डिगेगा तो वो देश के रूप में नहीं रह सकता। इसलिए जो सांप्रदायिकता का खतरा है वो बहुत जबरदस्त खतरा होता है, इसका धर्म के साथ कोई तालमेल नहीं होता। वैसे भी आप जानते हैं कि धर्म के आधार पर कहीं राष्ट्र नहीं बनते। जहां जहां धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की कोशिश की है वही विनाश हुआ है। आप तमाम खाड़ी के देशों में देख सकते हैं, दूसरे देशों में देख सकते हैं। अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र बनते तो सारे ईसाई देश एक ही राष्ट्र होते, सारे मुसलमान देश एक ही राष्ट्र होते, नेपाल और हिंदुस्तान अलग राष्ट्र नहीं होते। और अब ये जो तनाव चल रहा है बॉर्डर पर, ये तनाव भी शुरू नहीं होता। इस तरीके से धर्म के जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए थे और पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था, लेकिन ये बांग्लादेश उसमें से टूटकर बना। ये बांग्लादेश नहीं बनता अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र बनते। इसलिए राष्ट्र कभी धर्म के आधार पर नहीं बनते। राष्ट्र का आधार होता है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये तीन राष्ट्र के आधार होते हैं। इनमें से एक भी हिस्सा टूटेगा तो हमारे राष्ट्र को खतरा पैदा होगा। और आज इन मोदी सरकार के चलते हुए हमारे देश में समानता को भी खतरा है, स्वतंत्रता को भी खतरा है और हमारे भाईचारे को भी खतरा पैदा कर दिया गया है। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने है कि ये जो ताकतें खड़ी हो गई हैं, ये ताकतें अब हमारे मुल्क के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। जितना जल्दी हो सके जनता के संघर्षों को आगे बढ़ाना होगा और इससे देश को बचाना होगा और भाईचारे की आंख की पुतली की तरह हिफाजत करनी होगी। जो समझदार हिस्से हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन सत्ताकार मीडिया का इस्तेमाल करके वो दूसरी तरफ उसके ध्यान को बटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए साथियों, दूसरा सवाल जो हमारे सामने आता है वो है जातिवाद का। हमारे देश में युगों युगों से जातियों का प्रभाव है और पूरी दुनिया में जाति सिर्फ हमारे देश में पाई जाती है। और लुटेरे शोषक वर्ग ने हमेशा इन जातियों का इस्तेमाल फूट डालने के लिए किया है, जनता में विभाजन के लिए किया है, ताकि वो लूट उनकी जारी रहे। आज के युग में हम देख सकते हैं और बड़े पैमाने पर इसकी कोशिश हो रही है। जबकि खत्म होना चाहिए था, अब सारा मजदूर बन गया है। हम देख सकते हैं कि ये जो आ रहे थे सारे लोग जिनके काम छूट के सड़कों पर पैदल चल रहे थे, कोई जाति को पहचान सकता है, कोई धर्म को पहचान सकता है, किस धर्म के थे, किस जाति के थे। भूखे मर रहे थे, खाने को कुछ नहीं था और पैदल चल रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। हर जाति के, हर मजहब के लोग उसमें शामिल थे और सरकार कहीं बीच में नहीं थी। पूंजीपतियों के कहीं टोल जो लूटते हैं कहीं बीच में नहीं थे। इनकी हिफाजत के लिए जनता ही हिफाजत कर रही थी। हर धर्म की जनता, हिंदू मुसलमान देखे बिना उन्हें कहीं केला खिला रही थी, कहीं फल खिला रही थी, कहीं दूसरा डबल रोटी और बिस्कुट खिला रही थी। जो उनके पास था उनके ले दे के बेचारे जो अपनी मेहनत करते हैं उसमें से हिस्सा बिना धर्म और जाति देखे वो सबको दे रहे थे। इसलिए जातियों से नहीं चलता, धर्म के आधार पर नहीं चलता। लेकिन कोशिश ये हो रही है आज हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों का गठन जातियों के आधार पर हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जातियों के नाम पर बनी हुई पार्टियां या सरकारें वो किसका भला करेंगी? पूंजीपतियों को छोड़कर किसी जाति के नाम पर किसी जाति का भला करेंगी? हर जगह आप देख लीजिएगा जातियों से नहीं चलता है। जातियों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए होता है। और आज आप देख भी सकते हैं, कोई ऐसी पार्टी बताइए जिसमें कोई जाति ना हो। सारी जातियों के लोग जीत कर आते हैं जातियों के नाम पर, अपनी अपनी बिरादरियों को इकट्ठा करके वो सब उस लुटेरी पार्टी जो इन कानूनों को बना रही है उसके साथ खड़े हो जाते हैं और सब मिलकर अपनी अपनी बिरादरी को लुटवाते हैं, उनकी जिंदगी को तबाह कराते हैं, उनके खेत को छिनवाते हैं, उनकी फसलों को लुटवाते हैं, उन पर तरह तरह के अत्याचार कराते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जाति बिरादरियों से नहीं चलता है।